नमस्कार मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यदि बिहार शिक्षक भर्ती टीआई 4.0 यदि मित्रों आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन आप हमारे क्लास को रात्रि 8 बजे ज्वाइन करें। और मित्रों एक नंबर हम दे रहे हैं, इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप जैसे हमसे पैकेज ऑनलाइन कोर्स मित्रों जरूर खरीद लें ताकि मित्रों आपको 100% रिजल्ट होगा। ठीक है मित्रों, संपूर्ण प्रश्नों का मित्रों संग्रह हम प्रतिदिन लाएंगे और प्रतिदिन मित्रों चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह लाएंगे। मित्रों मॉक टेस्ट प्रतिदिन लगेगा और मित्रों प्रतिदिन मॉक टेस्ट में भाग लीजिए। आज का पहला प्रश्न आपका है, विष्णु नारायण भारखंडे जी की जन्म कब हुआ था? मित्रों फट से बताइए कि पंडित विष्णु नारायण भारखंडे जी का जन्म कब हुआ था? 10 अगस्त 1860, 12 अगस्त 1960, सी में मित्रों 13 अगस्त 1660, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित विष्णु नारायण भारखंडे जी का जन्म कब हुआ था। तो मित्रों बताते चलें, इस सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, इसका भी आंसर आप जरूर बताइए। तो मित्रों इनका जो आंसर हुआ था 10 अगस्त 1860 ईस्वी में, ये पहला आंसर मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। ए में आपका दादरा है, बी में 3 ताल है, सी में रूपक है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए, इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रूपक ताल जो मित्रों होता है। ठीक है, इनमें से विषम मात्रा की ताल है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, मतंग ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मतंग साहब ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। ए में आपका 49 है, बी में 75 है, सी में 15 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मतंग साहब ने विदेशी में कितने प्रबंधों का वर्णन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49, मतलब 49 प्रबंधों का वर्णन किया, अर्थात एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, प्राचीन प्रबंधन के कितने अंग हैं? फट से मित्रों बताइए कि प्राचीन प्रबंधन के कितने अंग हैं। ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि प्राचीन प्रबंधन के कितने अंग हैं। मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्राचीन प्रबंधन के मित्रों कुल 6 अंग हैं। मित्रों इसका जब थ्योरी क्लास लिए थे उसमें 6 अंग का मित्रों नाम बता चुके हैं, अतः आप कमेंट्स में जरूर बताइए। प्रश्न अगला आपका है कि पंडित भारखंडे जी ने LLB किस सन में की थी? मित्रों फट से बताइए, पंडित भारखंडे जी ने LLB किस सन में की थी। ए में मित्रों 1880, बी में 1883, सी में 1891, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित भारखंडे जी ने LLB किस सन में की थी। मित्रों बताते चले, इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई आपका मित्रों सही आंसर है, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन सही है या नहीं है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, संधि प्रकाश राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संधि प्रकाश राग मित्रों किस समय गाए बजाए जाते हैं। ए में आपका प्रातः काल 4 से 7 बजे, बी में है मित्रों आपका प्रातः सायंकाल 4 से 7 बजे, सी में आपका है प्रातः तथा सायंकाल मित्रों 4 से 7 बजे, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रातः काल तथा सायंकाल 4 से 7, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्या कीजिएगा, संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? मित्रों फट से बताइए कि संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। ए में आपका 100 है, बी में 122 है, सी में 132 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं। तो मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, संगीत परिजात में मित्रों कुल 122 राग बताए गए हैं
ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जिसे संगीत तथा शास्त्र का ज्ञान होता है मित्रों उसे क्या कहते हैं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए क्योंकि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। जिसे संगीत तथा शास्त्र का ज्ञान होता है मित्रों उसे क्या कहते हैं। मित्रों बताते चलें कि गायक, नायक, गीत। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जिसे संगीत तथा शास्त्र का ज्ञान होता है उसे मित्रों हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जैसे नायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, डमरू कौन सा वाद्य है। ए में आपका तथ्य है, बी में सुशील है, सी मित्रों अवनद है, डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि डमरू जैसे कौन से वाद्य के अंतर्गत आएगा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चले कि डमरू जो है मित्रों आपका, इसका आंसर हो जाएगा अवनद वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा। और अवनद वाद्य किसको बोलते हैं मित्रों, थ्योरी क्लास में हम बता दिए हैं, परंतु पुनः एक बार मित्रों आपको बताएंगे कि वैसा वाद्य जिसको मित्रों चमड़ी मतलब जानवरों की चमड़ी से मित्रों मढ़ करके उस वाद्य को निर्माण किया जाता है, उसको हम अवनद वाद्य कहते हैं। और उस चमड़ी पर मित्रों आघात करने से ध्वनि निकलता है नहीं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। राग तरंगिणी ग्रंथ का रचना काल किस शताब्दी का है। मित्रों फट से बताइए, राग तरंगिणी ग्रंथ का रचना काल किस शताब्दी का है। ए में आपका 16वीं शताब्दी, बी में 15वीं शताब्दी, सी में मित्रों 17वीं शताब्दी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट से मित्रों आंसर दीजिए। राग तरंगिणी ग्रंथ का रचना काल किस शताब्दी का है। तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 15वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक थाट वर्गीकरण किस ग्रंथ का है। ए में मित्रों आपका है संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि आधुनिक थाट वर्गीकरण किस ग्रंथ का दिन है। तो मित्रों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई सही नहीं आंसर है। अब मित्रों आपको कमेंट से बताइए कि आधुनिक थाट वर्गीकरण किस ग्रंथ की देन है। मित्रों अगले प्रश्न पर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि श्री राग का थाट क्या है। ए में आपका काफी होगा, बी में पूर्वी, सी में भैरव, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि श्री राग का थाट क्या है। मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पूर्वी। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं। फट से मित्रों बताइए, किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं। ए में आपका ख्याल है, बी में धमार है, सी में ठुमरी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं। 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब ठुमरी। मित्रों आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका है, ठुमरी का जन्म किनके द्वारा हुआ। मित्रों फट से बताइए कि ठुमरी का जो मित्रों जन्म है किसके द्वारा हुआ है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। लखनऊ के नवाबों द्वारा, ग्वालियर के नवाबों द्वारा, दिल्ली के नवाबों द्वारा, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ के नवाबों द्वारा ठुमरी का जन्म किसके द्वारा किया गया था। तो मित्रों लखनऊ के नवाबों द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, कौन सा घराना ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन सा घराना जो मित्रों ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ये में आपका मित्रों लखनऊ और बनारस, बी में ग्वालियर और दिल्ली, सी मित्रों आगरा और लखनऊ, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि कौन सा घराना जो ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों एक तो अभी आपको तुरंत बताया था कि लखनऊ घराना, और दूसरा का मित्रों कौन घराना, बनारस घराना। मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका 100% सही है कि कौन सा घराना मित्रों ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों बताते चले लखनऊ और बनारस घराना जो मित्रों ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। पंडित बालकृष्ण बुआ श्रीलंकर जी के मुख्य शिष्य कौन थे। मित्रों फट से बताइए
कि पंडित बालकृष्ण बुआ श्रीलंकर जी के मित्रों मुख्य शिष्य कौन थे। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको 100% याद हो जाए। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है विष्णु दिगंबर, तानसेन, रविशंकर साहब। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि पंडित बालकृष्ण बुआ श्रीलंकर जी के मुख्य शिष्य थे मित्रों, बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, मतलब पंडित विष्णु दिगंबर साहब थे। ये पल आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं। मित्रों फट से बताइए कि शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं। ए में आपका तीव्र स्वर है, बी में कोमल स्वर है, सी में मंद्र स्वर है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, जौनपुरी किस ठाट का राग है। ए में आपका सावरी है, बी में बिलावल है, सी में तोड़ी है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जौनपुरी किस ठाट का राग है। तो मित्रों बताते चले कि जौनपुरी जो है मित्रों असावरी ठाट का राग है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, तबला पखावत संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, तबला या पखावत के संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए। ये में आपका मित्रों गायक के सामने, बी में गायक के पीछे, सी में मित्रों गायक के दाईं ओर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि तबला तथा पखावज के संगतकर्ता के को गायक के किस ओर बैठना चाहिए। तो मित्रों दाईं ओर बैठना चाहिए, गायक के दाईं ओर बैठना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, गायन के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। ए में आपका स्वर, बी में सप्तक, सी में स्वर अंतर, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गायक के उपयोगी नाद को क्या कहते हैं। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही आंसर है। मित्रों फटाफट सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों आपका, स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए में आपका आरोह है, बी में अवरोह है, सी में पकड़ है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों स्वरों द्वारा ऊपर जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फट से बताइए। तो मित्रों आरोह कहते हैं। एप्पल आपका 100% मित्रों सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे, वक्र का अर्थ क्या होता है। मित्रों फट से बताइए वक्र का अर्थ क्या होता है। सीधा, उल्टा, आधा, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए वक्र का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, इनमें से कोई आंसर मित्रों सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका सही आंसर है। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि वक्र का अर्थ क्या होता है। मित्रों और अगला प्रश्न आपका है, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं। ए में आपका तान, बी में संवादी, सी में आलाप, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को क्या कहते हैं। तो मित्रों उसे आलाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों जैसे ही हम प्रश्नों को पढ़ते हैं वैसे ही मित्रों आप कमेंट्स में आंसर देने के लिए आप 100% रेडी हो जाइए। मित्रों 100% आपको रिजल्ट होगा। प्रश्न मित्रों कि पखावजवाद स्वामी पागल दास का पूरा नाम क्या है। ए में मित्रों हरिदास, बी में रामशंकर दास, सी में तानसेन, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पखावजवादक स्वामी पागल दास का पूरा नाम क्या है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रामशंकर दास नाम है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, कहारवा ताल में कितनी ताली होती है। ए में आपका 1 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कहारवा ताल में कितनी ताली होती है।
तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कहरवा ताल मित्रों मात्र एक ही ताली होती है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका मित्रों सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग शुद्ध छायानौट किस जाति का राग है? ए में आपका संपूर्ण संपूर्ण, बी में है साडव साडव, सी में मित्रों औडव संपूर्ण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग शुद्ध छायानौट किस जाति का राग है? 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब संपूर्ण संपूर्ण जाति का मित्रों राग है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने के हैं? ए में आपका है आगरा घराना, बी में ग्वालियर घराना, सी में दिल्ली घराना, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने के हैं? तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग को क्या कहते हैं? मित्रों फट से बताइए कि एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग को क्या कहते हैं? ए में आपका उत्तर राग, बी में है पूर्व राग, सी में अर्थ राग, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाले राग को क्या कहते हैं? मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कौन कौन सा ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है? मित्रों फट से बताइए, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कौन कौन सा ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है। ए में आपका संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा संगीत रत्नाकर जो है जो मित्रों उत्तरी संगीत और दक्षिणी संगीत का मित्रों आधार ग्रंथ माना गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। मित्रों 31 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया गया है? ए में मित्रों आपका संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में विदेशी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों मतंग साहब द्वारा रचित ग्रंथ जो है विदेशी। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या है सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। किन दो रागों की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है? ए में मित्रों आपका भीम पलासी और बागेश्वरी, बी में है खमाज और तिलंग, सी में मित्रों देश और तिलक कामोद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किन दो रागों की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भीम पलासी और बागेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए पर आपका मित्रों सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। गान के कितने प्रकार होते हैं? मित्रों फट से बताइए कि गान के कितने प्रकार हैं? ए में 2, 4, 6, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गान के कितने प्रकार हैं? 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब गान का मित्रों आपको 2 प्रकार है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। सरोद कौन सा वाद्य है? मित्रों फट से बताइए तत्ववाद है कि सुशीलवाद है? मित्रों सी में अवनद, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि सरोद कौन सा वाद्य के अंतर्गत आएगा? तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सरोद जो है मित्रों तत्ववाद के अंतर्गत आता है। मित्रों इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा थ्योरी क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मित्रों यदि आप TRE 4.0 यदि मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा जाति वर्गीकरण के पश्चात कौन सा वर्गीकरण आया है? ए में मित्रों आपका है राग रागनी वर्गीकरण, बी में मेल राग वर्गीकरण, सी में है ग्राम राग वर्गीकरण, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जाति वर्गीकरण के पश्चात मित्रों कौन सा वर्गीकरण आया है? तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्राम राग वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। आलाप के ढंग पर ली गई तान अथवा बोल तान को क्या कहते हैं? ए में आपका ग्रह है, बी में बहलावा है, सी में न्यास है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। आलाप के ढंग पर ली गई तान अथवा बोल तान
को मित्रों क्या कहते हैं? 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बारीकी से, कमेंट्स में तो मित्रों जरूर आंसर दीजिए। बहलावा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है मित्रों। और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, राग वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया? ए में आपका मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए राग वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया? 37 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका आंसर 100% सत्य है, मतलब उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ए में मित्रों आपका 4, बी में 6, सी में 7, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दादरा ताल में मित्रों कुल 6 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और दादरा ताल में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो 6 मात्रा होती है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, उत्तम वागेकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं? मित्रों फट से बताइए कि उत्तम वागेकर के गुण किस ग्रंथकार ने बताए हैं? ए में मतंग साहब हो जाएगा, ए में मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए उत्तम वागेकर का गुण किस ग्रंथकार ने बताया है? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों बारीकी से। प्रश्न आपका है कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है वह क्या कहलाता है? ए में आपका गायक है, बी में नायक है, सी में गीत है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। मित्रों उसे गायक कहते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। में आपका रेस्ट है, बी में असलर है, सी में तो मिसप्रिंट ऑप्शन दिला गया, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत मित्रों नाम है? तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा असलर। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, तानपुरा का तुम्बा किससे बना होता है? ए में आपका लकड़ी है, बी में कद्दू है, कद्दू होगा, सी मित्रों जायफल है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तानपुरा का जो तुम्बा होता है मित्रों किससे बना होता है? तो 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको कद्दू का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, सप्त अध्याय किसे कहा जाता है? विदेशी को, संगीत रत्नाकर को, सी में मित्रों नाट्य शास्त्र को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि सप्त अध्याय मित्रों किसे कहा जाता है? 43 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा सप्त अध्याय जो मित्रों नाट्य शास्त्र को बोला जाता है। और नाट्य शास्त्र के मित्रों लेखक कौन है उसे आप कमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? ए मित्रों संगीत परिजात, बी में संगीत रत्नाकर, सी में आपका नाट्य शास्त्र, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? 44 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से खेल कीजिएगा, संगीत परिजात के लेखक आपको अहोबल साहब है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? ए में आपका प है, बी में म है, सी में ग है, डी मित्रों नी और डी और ई में आपको उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं है। मित्रों फट से बताइए कि राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा म। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे, किन्हीं दो स्वरों को गाने बजाने की क्रिया को क्या कहते हैं जिसके बीच मित्रों कोई रिक्त स्थान न रहे? ए में आपका कन, बी में मिंड, सी में खटका, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 46 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा उसे मिंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श मात्र करने को क्या कहते हैं? ए में आपका कन है, बी में मिंड है, सी में खटका है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं।
मित्रों फट से बताइए कि गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श करना मात्र क्या कहलाता है। तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मित्रों उसे कर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका बारीकी से खेल कीजिएगा। गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं। ए में आपका श्रुति, बी में वर्ण, सी में गमक, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गंभीरता पूर्वक मित्रों स्वरों के उच्चारण को क्या कहते हैं। 48 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उसे गमक कहते हैं। मित्रों अगला प्रश्न आपका 49 नंबर पर बारीकी से खेल कीजिएगा। राग बहार किस ठाट का राग है। मित्रों फट से बताइए कि राग बहार किस ठाट का राग है। ए में आपका काफी है, बी में भैरवी है, सी में कल्याण है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग बहार किस ठाट का राग है। 49 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा काफी का है। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कौन सा राग ऋतुकालीन राग है। मतलब कौन सा राग है जो मित्रों ऋतुकालीन राग है। असावरी, बहार, वृंदावनी सारंग, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा राग है जो मित्रों ऋतुकालीन राग है। तो मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बहार। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। फारसी भाषा का शब्द कौन सा है। ए में आपका ख्याल है, बी में धमार है, सी में टप्पा है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि फारसी भाषा का शब्द मित्रों कौन सा है। 51 नंबर प्रश्न के मित्रों आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताइए कि फारसी भाषा का शब्द मित्रों ख्याल जो है मित्रों आपको फारसी भाषा का शब्द है। ये पल आंसर मित्रों आपका सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि आप मित्रों यदि बीपीएससी 4.0 मित्रों यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे द्वारा तैयार किए गए पैकेज को मित्रों जरूर परचेज कर लें। जिस तरीका से मित्रों इस स्टेट में आप लोग को 100% तैयारी करवा के मित्रों रिजल्ट दे दिया गया और 100% आप लोगों को रिजल्ट हुआ भी, उसी प्रकार में तो बीपीएससी 4.0 में तो 100% आपको रिजल्ट देंगे और सभी विषय मित्रों आपको पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।